हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए मैंने जो टॉपिक चुना है वो है जोड़ों में दर्द मतलब जॉइंट पेन, जिसे आप और आपके डॉक्टर्स गठिया बोलते हैं। वैसे बता दूं कि गठिया का मतलब जोड़ों की बीमारी है जिसमें दर्द, सूजन, अकड़न और चलने फिरने में समस्या होती है। लेकिन यह एक ही बीमारी नहीं है, बल्कि 50 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार की बीमार गठिया होती है। और यहाँ पे हम महत्वपूर्ण 5-6 प्रकार की बीमारी, उसके निदान से लेकर इलाज तक को विस्तार में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस आपने देखा होगा 50 साल से ज़्यादा कॉमन हो जाती है। हड्डी घिसने वाला गठिया होता है। यह उम्र बढ़ने के साथ साथ कार्टिलेज मतलब हड्डी की जो गद्दी होती है वो घिस जाती है, उसके कारण होता है। ज़्यादा वजन, चोट या बार बार का घर्षण के कारण भी यह होता है, जैसे रनिंग करने वाले इंडिविजुअल्स में। इसके लक्षण क्या है? धीरे धीरे दर्द बढ़ता है और एक्टिविटी करने पर यह दर्द ज़्यादा होता है, आराम करने पर कम हो जाता है। मॉर्निंग स्टिफनेस मतलब सुबह की जकड़न 30 मिनट से कम रहती है। जोड़ में क्रैपिटिस कड़कड़ की आवाज़ आती है। नी, हिप, स्पाइन और हाथ के जॉइंट्स में कॉमन होता है। डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे इसकी? एक्सरे, इसमें जॉइंट स्पेस की नैरोइंग दिखती है, कम हो जाता है, ऑस्टियोफाइट्स दिखते हैं, सबकॉन्ड्राइल स्क्लेरोसिस होती है। एमआरआई में कार्टिलेज डैमेज आपको दिख जाएगी। मैनेजमेंट कैसा करेंगे इसका? लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब वेट लॉस करना है अगर ज़्यादा है, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथन एक्सरसाइज करना है, फिजियोथेरेपी करना है। मेडिसिन, दवाइयाँ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। बट आपको दर्द हो रहा है तो एनसेड्स और ट्यूब लगा सकते हैं, जेल लगा सकते हैं। इंजेक्शंस में मैं पीआरपी प्रेफर करता हूँ, लेकिन स्टीरॉयड हाइलोरोनिक इंजेक्शन भी दे सकते हैं। सर्जरी में कुछ हाई टिबियल एस्टेटोमी, बेल्गस वेरस ऑस्टियोटोमी या फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी जब एडवांस केसेस हो जाए ऑस्टियोआर्थराइटिस का, तब करते हैं। सेकंड नंबर पर बात करेंगे रिमेटोड आर्थराइटिस की। तो ये सीरो पॉजिटिव आर्थराइटिस कहलाती है, मतलब ब्लड इन्वेस्टिगेशन में रिमेटोड फैक्टर एंड एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज हमें मिल जाती हैं। जब खून की जांच कराते हैं तो फिर ये दोनों चीज़ें हमें मिल जाती हैं। इसके कारण क्या होते हैं? ये ऑटोइम्यून डिसीज है, मतलब शरीर की इम्यूनिटी, जो खुद की इम्यूनिटी है वो खुद के ही जॉइंट को नुकसान पहुंचाती, अटैक करती है। इसके लक्षण में हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे? सिमेट्रिकल मतलब दोनों हाथ या पैर की उंगलियों में जॉइंट पेन होगा। सुबह की स्टिफनेस 30 मिनट से ज़्यादा की होगी। लंबे समय तक डिफॉर्मिटी बनी रहेगी, जैसे हाथों में स्वाइन नेक एंड रोटेनिया डिफॉर्मिटी होती है। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स भी हमें कुछ मिलते हैं हड्डियों के अलावा, जैसे आँख का इन्वॉल्वमेंट, लंग की फाइब्रोसिस। डायग्नोसिस कैसे करते हैं? ब्लड टेस्ट, खून की जांच करवाएंगे, उसमें रिमेटोड फैक्टर मिलेगा और एंटी सीसीपी एंटीबॉडी मिलती है। एंटी सीसीपी एंटीबॉडी ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, ज़्यादा भरोसेमंद होती है। ईएसआर सीआरपी बढ़ा हुआ मिलेगा और एक्सरे में जॉइंट इरोजन मतलब जॉइंट में गड़बड़ी होगी और पेरी आर्टिकुलर जॉइंट के आसपास ऑस्टियोपेनिया होगा। मैनेजमेंट में क्या होगा इसके? अर्ली ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, इससे क्या है, दर्द कम होगा, जॉइंट की डिफॉर्मिटी हम रोक सकते हैं। मेडिसिन में मीथोट्रेक्सेट, लेफ्लुनोमाइड, सल्फासालाजिन इत्यादि देते हैं। कुछ बायोलॉजिकल एजेंट है जैसे इटर्नरसेप्ट, एडेलिमोवेब, रिटोक्सिनेब। एनसेट्स एंड स्टीरॉयड हम क्या देते हैं? एकदम से एक्यूट सिम्टम्स, अगर एकदम से सिम्टम्स आ जाए उसके रिलीफ के लिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में फिजियोथेरेपी, जॉइंट प्रोटेक्शन टेक्निक इत्यादि यूज करना चाहिए। सर्जरी में जॉइंट रिप्लेसमेंट अगर एडवांस केस है तो जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी लगती है। अब थर्ड नंबर पर देखते हैं हम गाउट। तो ये एक यूरिक एसिड वाला गठिया वायु होता है। कारण क्या होता है? ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, वह यूरिक एसिड जॉइंट में जमा हो जाता है क्रिस्टल्स के फॉर्म में। लक्षण में हमें क्या देखने को मिलेगा? एकदम से ही पेन, भयंकर वाला दर्द होगा, सूज जाएगा और लाल लाल हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? बड़े पैर, जो पैर होता है ना उसका सबसे बड़ा जो अंगूठा होता है वहाँ मिलेगा, जिसको हम पॉडेग्रा बोलते हैं। रात को दर्द अचानक से बढ़ सकता है। डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? सीरम में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई मिलेगी। जॉइंट को एस्पिरेट करेंगे, जॉइंट फ्लूइड निकालेंगे तो उसमें निडल शेप के क्रिस्टल हमें दिखाई देंगे। एक्सरे में क्या मिलेगा? पंच आउट रीजन, जैसा लगा जैसे चूहे ने काट लिया हो जॉइंट। मैनेजमेंट में अगर एक्यूट अटैक आ रहा है, एकदम से आ रहा है, तो फिर एनसेड्स, कोल्चिसिन या स्टीरॉयड देते हैं। लॉन्ग टर्म में यूरिक एसिड को कम करने वाली दवाई जैसे एलोपिरिनल और फेविक्सिस्टेट देते हैं। डाइट में हमें हाई प्यूरिन डाइट को अवॉइड करना चाहिए, जैसे रेड मीट, एल्कोहल एंड सी फूड्स। अब हम बात करते हैं सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस की, मतलब ब्लड में आर ए फैक्टर एंड एंटी सीसीपी एंटीबॉडी जिनमें नहीं मिलेंगी। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम सोरियाटिक आर्थराइटिस के बारे में। यह सोरियासिस, जो चमड़ी की बीमारी होती है, उससे संबंधित गठिया होती है। कारण क्या होता है?
कि जो सोरियासिस वाले पेशेंट होते हैं ना, उसमें ऑटो इम्यून से जॉइंट डिस्ट्रैक्शन होने लगता है। लक्षण में क्या मिलेगा? स्किन लीजन मिलेंगे सिल्वर सफ़ेद कलर के, जॉइंट पेन मिलेगा, डेक्टिलाइटिस मतलब उंगलियों में दिक्कत होगी, नेल पिटिंग मतलब जो नाखून होते हैं उसमें गड्ढे गड्ढे मिलेंगे। डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? स्किन और जॉइंट दोनों की बायोप्सी लेना रहती है। एक्सरे में पेनिसिलिन कप डिफॉर्मिटी मिलेगी, ऐसा लगेगा जैसे कप में पेंसिल रख दी हो। मैनेजमेंट में एनसेड्स, डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रियूमेटॉइड ड्रग्स, बायोलॉजिकल से सब देंगे। स्किन और जॉइंट्स दोनों का इलाज ज़रूरी है, क्योंकि यह स्किन के साथ साथ जॉइंट की भी बीमारी होती है। इसके बाद हम देखते हैं रिएक्टिव आर्थराइटिस के बारे में। तो इसको हम रीटर सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसका कारण क्या है कि किसी भी इन्फेक्शंस में, जैसे यूरिन का इन्फेक्शन हो या गट इन्फेक्शन हो, उसके बाद जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसके लक्षण में क्या क्या देखने को मिलेगा? तो मतलब 3 चीज़ें मिलेंगी: आर्थराइटिस, यूरिथ्राइटिस पेशाब में जलन, और कंजक्टिवाइटिस आँखों में प्रॉब्लम। इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? हिस्ट्री लेंगे, क्लिनिकल हिस्ट्री लेंगे, प्लस HLA-B27 हमें पॉजिटिव मिलेगा। मैनेजमेंट में अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स देना है, एनसेड्स देना है, स्टीरॉइड्स देना है। लंबे केसेस में, क्रॉनिक केसेस में डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रियूमेटॉइड ड्रग्स चलाना रहती है, जिसको DMRD बोलते हैं। अब अगली बात करेंगे सेप्टिक आर्थराइटिस के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? सेप्टिक आर्थराइटिस का मतलब है जॉइंट में बैक्टीरिया या दूसरे माइक्रोब्स, जर्म्स द्वारा संक्रमण, जिसके कारण जोड़ में तेज दर्द, सूजन एवं चलने फिरने में कठिनाई होती है। यह एक ऑर्थोपेडिक इमरजेंसी है, क्योंकि अगर समय पर इलाज न किया है तो जोड़ नष्ट हो सकता है, ख़त्म हो सकता है पूरा का पूरा जोड़, फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट ही करना पड़ेगा उस केसेस में। इसके कारण क्या है? तो सबसे कॉमन जो बैक्टीरिया होता है वो स्टेफाइलोकोकस ओरियस होता है, यह जॉइंट में इन्फेक्शन कराता है। अदर बैक्टीरिया स्टेप्टोकोकस, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, निजेरिया गोनोरी, जो यंग एडल्ट में सेप्टिक आर्थराइटिस कराते हैं। टीबी जो क्रॉनिक केसेस में होती है। संक्रमण के स्रोत क्या होते हैं? हेमेटोजूनस मतलब रक्त द्वारा यह संक्रमण जॉइंट तक पहुंच जाता है, या फिर सेलुलाइटिस हो रही हो, ऑस्टियोमाइटिस हो रही हो, जॉइंट्स के पास में कहीं संक्रमण होगा, उससे ये जॉइंट्स में पहुंच जाएगा। या फिर हमने सीधे प्रवेश कर दिया हो घुटने में इंजेक्शन लगाकर या किसी भी जॉइंट में इंजेक्शन लगाकर। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट में जिनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, या फिर अदर इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट जैसे कि HIV वाले पेशेंट में, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस या पहले से कोई जॉइंट की बीमारी हो, इंट्रावीनस ड्रग एब्यूज करने वाले, प्रोस्थेटिक जॉइंट्स जिनको रिप्लेसमेंट हुआ है, उसमें सेप्टिक आर्थराइटिस की संभावना ज़्यादा होती है। लक्षण में हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे? अचानक तेज दर्द होगा, एक्यूट सीवियर पेन, अचानक से बहुत तेज दर्द होगा जॉइंट में। जोड़ में सूजन और स्वेलिंग मतलब रेडनेस आ जाएगी। जोड़ हिलाने में असमर्थता होगी, पेनफुल होगा, बहुत जो मूवमेंट होगी बहुत ही पेनफुल होगी। बुखार आ जाएगा पूरे शरीर में। सबसे ज़्यादा कौन सा जोड़ प्रभावित होता है? घुटना, कूल्हा। बच्चों में हिप सेप्टिक आर्थराइटिस बहुत कॉमन होती है और ये बिल्कुल मेडिकल इमरजेंसी की तरह होती है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? मरीज से हिस्ट्री लेंगे, कोई बुखार तो नहीं आ रहा है पहले से, और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके देखेंगे। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या कराते हैं? ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसमें हमें WBCs बढ़े हुए मिलते हैं, ESR बढ़े हुए मिलते हैं, CRP बढ़े हुए मिलते हैं। एक्सरे स्टार्टिंग में तो नॉर्मल आता है, लेकिन बाद में जॉइंट स्पेस कम हो जाता है। अल्ट्रासाउंड करवाएंगे जॉइंट का, तो उसमें जॉइंट डिफ्यूजन पानी भरा हुआ मिलेगा। MRI अर्ली चेंजेस डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होती है। जॉइंट एस्पेस मतलब आर्थोसेंटेसिस करेंगे, यह सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसमें पस या टर्बिड फ्लूइड निकलता है, उसको हम कल्चर के लिए भेजते हैं, जिससे हमें क्या बैक्टीरिया की पहचान हो जाती है, और फिर प्रॉपर एंटीबायोटिक हम चला देते हैं उसमें। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं सेप्टिक आर्थराइटिस के? तो जॉइंट डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया, जॉइंट पूरा खराब हो सकता है। एनक्लोसिस हो सकती है, मतलब जॉइंट जकड़ सकते हैं। ऑस्टियोमाइलिटिस होती है, मतलब जॉइंट से फिर हड्डी में इन्फेक्शन जा सकता है। सेप्टिसीमिया मतलब पूरे के पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल सकता है, आपके ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं, आपकी जान पर बनाएगी। इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं? तो बिल्कुल मेडिकल इमरजेंसी की तरह इसका मैनेजमेंट किया जाता है, तुरंत की तुरंत इलाज जरूरी है। तो सबसे पहले जॉइंट का ड्रेनेज किया जाता है, मतलब पानी निकाल दीजिए आप जॉइंट का पूरा। एस्पिरेशन किया जाता है, मतलब सुई डाल डाल के बार बार पस निकाली जाती है जॉइंट से।
आर्थ्रोस्कोपिकली वाश आउट किया जाता है दूरबीन के द्वारा। ओपन ड्रेनेज कर सकते हैं, पूरा का पूरा चीरा लगा के एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं। इसमें हम एम्पेरिकल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पहले चलाते हैं और बाद में कल्चर की रिपोर्ट आने के अनुसार उसको बदल दी जाती है। IV एंटीबायोटिक मतलब इंट्रावीनस एंटीबायोटिक कम से कम 2 से 4 सप्ताह देना पड़ती है। सपोर्टिव के लिए में हम एनाल्जेसिक दे सकते हैं, स्प्लिंट कर सकते हैं, जॉइंट को आराम दे सकते हैं, स्लैब लगा सकते हैं, फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। अगर एक्यूट फेज के बाद जॉइंट स्टिफनेस रोकने के लिए फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी होती है। इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे सेप्टिक जॉइंट की, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले हिस्ट्री लेते हैं, सिम्टम्स पूछते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें स्वेलिंग, टेंडरनेस एंड डिफॉर्मिटी मिलती है। ब्लड टेस्ट करते हैं, ESR, CRP, यूरिक एसिड, ये सब करते हैं और इमेजिंग में एक्सरे, MRI ये सब करवाते हैं। फाइन जॉइंट फ्लूइड एस्पिरेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, एक स्पेशली टेस्ट होता है। इसके बाद अगली हम बात करते हैं सीरोनेगेटिव में एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मतलब इसकी डेफिनेशन वगैरह क्या क्या है। तो एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक क्रॉनिक मतलब दीर्घकालिक इन्फ्लेमेटरी ऑटो इम्यून बीमारी है जो मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी, स्पाइन और सैक्रोइलियक जॉइंट मतलब कूल्हे और रीढ़ के जोड़ को प्रभावित करती है। समय के साथ हड्डियां आपस में चिपक जाती है जिसको एनक्लोसिस बोलते हैं और रीढ़ बांस की तरह सीधी हो जाती है जिसको हम बम्बू स्पाइन बोलते हैं। मतलब जो आपने बम्बू देखा होगा ना, बांस देखा होगा, उसके बीच बीच में स्ट्रिप बनी होती है, ऐसे ये रीढ़ की हड्डी अपनी हो जाती है। कारण क्या क्या इसके हैं, तो अभी तक अननोन है, इडियोपैथिक है, लेकिन HLA-B27 जीन वाले लोगों में ज़्यादा देखने को ये मिलती है इंक्लूडिंग स्पॉन्डिलाइटिस। पुरुषों में ज़्यादा कॉमन होती है, 15 से 35 वर्ष के पुरुषों में एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक कॉमन बीमारी है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो सिम्टम्स में लगातार कमर में दर्द बना रहेगा, स्टिफनेस विशेषकर सुबह सुबह उठने पर जिसको मॉर्निंग स्टिफनेस बोलते हैं। एक्टिविटी करने से दर्द कम हो जाता है, यह चीज़ इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस से डिफ्रेंशिएट करती है। सैक्रोइलियक रीजन में यहाँ पर कूल्हे और कमर के जोड़ों में दर्द होगा, थकान होगी, कमजोरी होगी, लंबे समय में क्या होगा कि स्टूप्ड पोस्चर बन जाएगा, ऐसे करके मरीज चलेगा। इसके एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स क्या क्या हैं, जोड़ों के अलावा आंखों में सूजन मिलेगी, हृदय और फेफड़ों में समस्या हो सकती है एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं हम इसकी, हिस्ट्री प्लस क्लिनिकल साइन से। मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह सुबह जकड़न मिलेगी, यंग एज होगा और वो बोलेगा कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो फिर हमें आराम मिल जाता है। इन्वेस्टिगेशन में ब्लड टेस्ट कराएंगे जिसमें ESR और CRP बढ़े हुए मिलेंगे। ESR CRP आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं। HLA-B27 लगभग 70 से 90% केसेस में पॉजिटिव मिलेगा। एक्सरे में सैक्रोइलाइटिस मिलेगी, स्क्वायरिंग ऑफ वर्टिब्रा होगी, सिंडेस्मोफाइट्स मिलेंगी वर्टिब्रा। MRI अर्ली डिटेक्शन में हेल्पफुल होती है। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की, तो स्पाइन रिजिड होकर बम्बू स्पाइन बन जाती है, मतलब बीच बीच में स्ट्रिप मिलते हैं, एकदम से रिजिड हो जाएगी। पोस्चरल डिफॉर्मिटी मिलते हैं जिसको स्टूप्ड पोस्चर बोलते हैं। रेस्पिरेटरी सांस लेने में तकलीफ होगी क्योंकि रिप जॉइंट है वो भी आपके स्टिफ हो जाएंगे। कूल्हे का जॉइंट, हिप जॉइंट डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, आई इन्वॉल्वमेंट होगा, यूवेआइटिस इसको बोलते हैं। कभी कभी कार्डियक कंडक्शन डिफेक्ट भी देखने को मिलता है मरीजों में। अब इसके मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मैनेजमेंट में सबसे पहले मेडिकेशंस मतलब दवाइयाँ चलाना रहती है जो NSAIDs होते हैं, दर्द और स्टिफनेस को कम करने के लिए दिए जाते हैं। DMARD पेरिफेरल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट में दिए जाते हैं। बायोलॉजिकल्स जैसे एंटी टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर, anti-IL-17 ये सीवियर केसेस में दिए जाते हैं। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एंड फिजियोथेरेपी, जो नियमित व्यायाम होता है और पोस्चरल करेक्शन करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज लंग एक्सपांसन के लिए, योगा और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जॉइंट की मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए। सर्जरी हमें कब करते हैं सर्जरी, जब सीवियरली जॉइंट अफेक्ट हो जाए, ख़राब हो जाए, हिप जॉइंट डिस्ट्रैक्ट हो जाए, उसमें रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं और करेक्टिव स्पाइनल सर्जरी करते हैं सीवियर डिफॉर्मिटी में। इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं। जो जितनी भी आर्थराइटिस होती है ना, सबके मैनेजमेंट की बात करते हैं।
तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आर्थराइटिस में बहुत ज़रूरी है। वेट आपको कंट्रोल करना है, वेट कम करना है, डाइट अच्छे से लेना है, एक्सरसाइज रेगुलर करना है। एनसेड्स, स्टीरॉयड, DMRD बायोलॉजिकल कुछ दवाइयाँ हैं जिसका उपयोग हमें कम से कम करना है, ज़्यादा करने पर दिक्कत आएगी। इंजेक्शन में आप PRP के इंजेक्शन, हाइलोरोनिक एसिड के इंजेक्शन या स्टीरॉयड के इंजेक्शन दे सकती है। फिजियोथेरेपी करना है मोबिलिटी बनाए रखने के लिए। सर्जरी हम करती हैं जब सीवियरली जॉइंट डिस्ट्रक्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एंड टेंडन रिपेयर सर्जरी हमें करना रहती है। तो ये आर्थराइटिस के बारे में ये सब जानकारी मेरे ख्याल से सफिशियंट है। अगर आपको किसी और भी ऑर्थोपेडिक में किसी और चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं आपको बिल्कुल उसकी जानकारी दूँगा। थैंक यू।